चलो सभी लोग का आज लाइट जो चैप्टर है वो हम पढ़ाएंगे। सभी लोग रेडी हैं? देखो, जो हम पढ़ा रहे हैं लाइट के बारे में, उसमें आपको लाइट में जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, वो चैप्टर हटा दिया गया है यूपी बोर्ड में। केवल आपको अपवर्तन जो रिफ्लेक्शन है उसी के बारे में यहाँ पर हम आज टॉपिक जो ले रहे हैं उसी का ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये लाइट है, तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो लाइट की डिफिनीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। लाइट की जो जनक वगैरह होते हैं उनको न्यूटन को बताया जाता है, जो 1666 में उन्होंने इसकी खोज की। जबकि लाइट की खोज तो बहुत पहले से है, लेकिन फिर भी ये बताया गया कि न्यूटन ने 1666 में इसकी खोज की थी। तो न्यूटन को ही हम लाइट का जनक मानते हैं। अब लाइट जो है ये परिभाषा के रूप में अगर याद करेंगे या लिखेंगे कहीं पर, तो कहेंगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर पड़कर उस वस्तु का बोध कराती है। कहने मतलब यह है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे परावर्तित होकर के आकर के हमारी आंख पर पड़ के उस वस्तु का बोध कराती है। अब कह दिया जाए कि वस्तु का ऐसा कैसे होता है, हम अंधेरे में जाए, अगर वस्तु पर प्रकाश न डाल के हम अपनी आंख पर टार्च लगाएं तो क्या कोई वस्तु हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब हम वस्तु पर टार्च लगाएंगे तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के जब प्रकाश आता है तभी वो वस्तु हमको दिखाई देती है। तो ये प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। जो इसकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश की होती है, तरंग दैर्घ्य वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। ये दृश्य क्षेत्र में आता है, प्रकाश की होता है। इसी में आपके जो दिया गया है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ये सब क्रम से आते हैं। ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में जो विजुअल फील्ड है, दृश्य क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत ये आता है। इन पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते या घटते हुए क्रम में जब ये रखते हैं तब हम आप लोग ये देख लेते हैं। तो तरंग दैर्घ्य से संबंधित ये होता है। जबकि प्रकाश की वेलोसिटी जो होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये प्रकाश की चाल है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। जबकि प्रकाश 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड कहें या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की वेलोसिटी होती है, चाल होती है। प्रकाश के बारे में जो क्वांटम सिद्धांत है, मैक्स प्लांक ने बताया था। तो कहा था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। न्यूटन ने बता दिया या मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो इसका मतलब ये होगा प्रकाश में ड्वेल नेचर, द्वैत प्रकृति पाई जाती है। वो कणों के या पैकेटों के रूप में भी चलता है और आपके तरंगों के रूप में। इसके उदाहरण भी दिए गए, जैसे पोलराइजेशन, ध्रुवण है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, ये सब आपके दिए जाते हैं। तो वो घटना है प्रोटॉन कणों के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और जो ध्रुवण वगैरह है, व्यतिकरण वगैरह है, विवर्तन है,
तो ये सब आपके तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है, इसको सिद्ध करते हैं। तो आगे जब चैप्टर पढ़ेगा तब हम इसको पढ़ाएंगे। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन है, ये सब आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैक्स प्लांक जो थे, मैक्स प्लांक तो उन्होंने क्वांटम सिद्धांत बताया था प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। ये छोटे छोटे पैकेट हैं, इन्हीं को फोटान बोला जाता है, फोटान, या इनको क्वांटा कहते हैं, क्वांटा बोला जाता है, ये क्वांटा। और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E=h न्यू के बराबर होती है, E=h न्यू। जबकि मैक्स प्लांक ने कहा था कि फोटान की एनर्जी जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ये E अनुक्रमानुपाती न्यू, E=h न्यू। E क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटान। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट है। ये H जो है प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। और जो ये न्यू दिया गया है ये न्यू c/λ होता है। ये फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट है, प्रकाश की आवृत्ति है ये वाली। तो इससे तो जो E जो सूत्र बनता है वो hc/λ के बराबर होता है। तो ये प्रकाश से संबंधित, आपको जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रकाश से संबंधित ये छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें ये याद होनी जरूरी है। अगर आप लोगों को ये याद हो जाता है तो उनके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि प्रकाश कैसे पड़ता है, फोटानों के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, और उनको किस प्रकार से हम कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। तो ये सब आपकी इसी से संबंधित क्वेश्चन 1-2 है, हर कंपटीशन में आते हैं। तो ये आपका प्रकाश से संबंधित जो है ये आता है। अब प्रकाश में ये कहा जाता है प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण जो अभी हमने बताया वही प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, नंबर 1 डाल देंगे। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सब घटनाएं जो हैं वही सब प्रकाश के गुण हैं। इनको क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो प्रकाश के गुणों को ही हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है प्रकाश के गुण बताइए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आप लोगों को ऐसे बता दिया है। आप लोग बुक में देखेंगे कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेटों बंडलों के ये ऊर्जा युक्त होती है। तो ये परिभाषाएं हैं, आप लोग इसमें देखेंगे। तो उसी से संबंधित आपका जो परावर्तन आता है, तो जिसको हम रिफ्लेक्शन लिखते हैं, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, तो इसको हम परावर्तन कहते हैं। ये आपके चैप्टर से थोड़ा हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आप लोग समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना को ही परावर्तन कहते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल है। प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे ही हम परावर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन बोला जाता है। परावर्तन के नियम होते हैं, जैसे आप फिगर में बताया जाता है। तो ये आपका कोई चिकना तल है, ये आपका चिकना तल है। अब इसमें कोई ये इंसिडेंस रेज है, आपतित किरण है। ये जो दिया गया है इंसिडेंस पॉइंट है, वो मान लिया ये ए है, इसी पर ये नॉर्मल है आपका एन नॉर्मल, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं।
तो प्रकाश नॉर्मल के मध्य में जो एंगल बनता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, और उसी से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हुई, ये इंसिडेंस रेज आपतित हुई, ये परावर्तित किरण हुई। इनके मध्य जो कोण एंगल बनता है उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो देखो इतना परावर्तन में अगर हम समझ लेते हैं तो जान लेते हैं कि ये आपकी आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही कण में होते हैं, जो परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। जैसे नियम अगर आता है तो ये सब चीजें आप लोग 10वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर ऐसे सरल या संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहला तो परावर्तन की परिभाषा तो याद ही हो गई होगी। अब ये नियम जो देता है इसमें नंबर 1 कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही कण में होते हैं। और दूसरा होता है जो नियम दिया गया है वो आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये आपके इस प्रकार से आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन का दूसरा नियम हुआ करते हैं। तो प्रकाश से ये परावर्तन की डिफिनेशन इतनी हम आपको बढ़ा दी है। इससे संबंधित अब आपका आता है, हम जो मेन है आपके इंटरमीडिएट में वो अपवर्तन है। तो हम अपवर्तन आपको बता रहे हैं, इस पर सभी लोग दिमाग केंद्रित करेंगे और किताब में भी देखने का प्रयास करेंगे। जबकि हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर आज बता दे रहे हैं, इसके बाद में हम फिर कल पढ़ाएंगे आपको रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन है, इसको हम अपवर्तन लिखते हैं, अपवर्तन। ये अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। समझ पाए? अब इसमें आप परावर्तन पढ़ के फिर अपवर्तन पर जब आते हैं तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन, वाक्य रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन की जैसे कह दिया जाए कि हम डिफिनीशन इंग्लिश में देना चाहें या हिंदी में देना चाहें तो कहा जाता है कि अभिलंबवत को छोड़ के जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसे अपवर्तन कहा जाता है। या any light of rays passes through one medium to another medium, this phenomenon is known as reflection। ये एक मीडियम है ये वाला, दूसरा मीडियम ये है, कोई प्रकाश की किरण ये इंसिडेंस रेज हुई, इस पर ये नॉर्मल हुआ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे ना जाकर वह मुड़ जाती है या ऐसे दूर हट जाती है। तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। Any light of rays passes through one medium to another medium, then he changes their path, this phenomenon is known as a reflection। तो ये आपका जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं डैश के रूप में ऐसे लिख देते हैं, ये आई जो इंसिडेंस एंगल हुआ, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, ये इंसिडेंस रे है आपकी, इंसिडेंस रे। तो ये चीजें आप पढ़ भी चुके हैं और फिर भी हम रिवीजन कराते हैं तो आपको बड़ा सरल लगेगा कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। लेकिन नंबर 1 ये बताया था कि अगर प्रकाश जो है, नंबर 2 में ये ए लिखें, ये बी लिख लें कि प्रकाश जो है ये आपका सपोज मान लेते हैं कि ये रेयर है, ये आपका डेंसर है, मीडियम दे रखे हैं ये वाले आपके,
अगर प्रकाश जो इसमें आपका ऐसे चल के आ रहा रेयर टू डेंसर की, तो ये आपका नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल। तो ये आपका टुवार्ड्स मतलब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। ये आपका प्रकाश जो दिया गया इस प्रकार से, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और यदि प्रकाश आपका डेंसर टू रेयर में जाता है, ये डेंसर है, इससे रेयर में जाता है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो दूर हटता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये आपका अभिलंब से दूर हटता है। तो अब आप समझ चुके होंगे परिभाषा, कहीं अपवर्तन की अगर लिखने का आ जाते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर लिख देंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, प्रकाश की घटना को अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये अपवर्तन की इतनी डिफिनीशन है, इतनी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी 1-1.5 पन्ने में। जब आप लिख देंगे टेस्ट चित्र बना के तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अच्छा, परिभाषा में हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में आ जाता होगा कि चीजें इतनी बार बता दिया कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो ये चीजें आपकी बराबर अपवर्तन से संबंधित हैं। अपवर्तन के 2 नियम आते हैं। पहला नियम जैसे बताया गया है परावर्तन में, वैसे क्या है आपके आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम जो है परावर्तन वाला है, वही है इसमें भी दिया गया है। एक ही तल के मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब प्रकाश ऐसे जाता है तो ऐसे निकलने का प्रयास करता है, एक ही तल में, ऐसा नहीं कैसे करेंगे तो ऐसे चला जाएगा। तो तल के मतलब ये होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, व अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या साइन में एक निश्चित अनुपात होता है, में एक निश्चित अनुपात होता है अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, ये नियतांक है। जहां एन जो है माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम कभी कभी 1L2 लिख देते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको माध्यम, जैसे माध्यम आपका जल है, कांच है, गिलास जिसको बोलते हैं, ग्लिसरीन है, बेंजीन है, अल्कोहल है, ये माध्यम है। इनके सापेक्ष जब प्रकाश होता है तो इनके लिए यहाँ पर माध्यम लिया जाता है, ये वाला 1n2, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ताप। तो ये माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम ये है आपका, ये स्नेल का नियम दिया गया है, ये स्नेल का नियम है, उसी को स्नेल के नियम किया। माध्यम जब आपका एयर या वैक्यूम होता है, वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जब अपवर्तनांक लिया जाता है, जैसे कांच ANG, हवा के सापेक्ष जल का ANW, तो इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात किसी भी माध्यम का वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष जब अपवर्तनांक लेते हैं तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। परिभाषा निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछी जाती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, नहीं समझ पाइए, निरपेक्ष अपवर्तनांक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं। निरपेक्ष को जब लिखते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। कई परिभाषा अगर आ जाती है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो हम सीधे सीधे परिभाषा कह देंगे, किसी माध्यम का वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की डिफिनीशन आपकी लीजिए से लिख देते हैं ये वाला। अब इसके बाद में जो होगा उसको फिर हम अगले टॉपिक में या कल जो है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया इसको आप लोग अपने घर पे जाकर के स्टडी करना, जो चीज़ समझ में न आए तो उसको पूछ लेना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मेरी इंग्लिश की क्लास चल रही थी ऑलरेडी, उसके आगे आज हमारे सर आपको आज फिजिक्स का पढ़ाएंगे, तो उनसे आप पढ़िएगा, ओके।